नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग स्टडी 91 की प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे। इसमें हम लोग 10 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 11वां सेट है। इससे पहले उसे जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन आपका, भू राजस्व के निर्धारण के लिए आई ने दसाला का आरंभ किसने किया था? तो सही जवाब है आपका अकबर ने किया था। आई ने 10 साल का आरंभ आपके अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखना है, सही सुमेलित करना है पदाधिकारी और उनके कार्य क्या क्या है। सही जवाब हो जाएगा का पेशवा जो थे वो आपके सामान्य प्रशासक होते थे पेशवा। आमत्य जो थे वो आपके आय और व्यय के प्रभारी आमत्य होते थे। सचिव जो है वह राजा के पत्राचार और गृह मामले के देखरेख करते थे। सोचिए, असुमंत विदेशी मामले से संबंधित थे। तो सीधे सीधे सभी के सभी मिले हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसे भी सही सुमेलित करना है। लेखक है और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, यही करना है आपका। तो आपके जो अब्बास खां शेरवानी हैं वो आपके तारिक शेरशाही लिखे थे। तारिक शेरशाही की रचना इन्होंने की थी। गुलबदन बेगम, आपने अब तो जानते हैं इसकी रचना आपका गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। अब्दुल कादरी बादायूनी, इन्होंने मुख्तार उल तकवीर की रचना की है। तीसरे से मिल जाएगा आपका। अब बाकी ईश्वर दास नागर, उन्होंने फुतुहात आलमगीरी की रचना की है। तो इस तरह से मिल जाएगा चौथे का पहले से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी एक निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? सही जवाब हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा जो है वह पक्की ईंटों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं। जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई थी वह था? कौन से राजा था वह? तो वह महापद्मनंद था। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, महापद्मनंद। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा आपका 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1833 का चार्टर एक्ट। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। किसने सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन मसूद शाह ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सातवें का। अलाउद्दीन मसूद शाह ने ऐसा किया था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका आठवें का। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से। आठवें का ऑप्शन नंबर ए शाह हो जाएगा आपका, शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए सही लगा देंगे यहाँ से। नवा क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में ऐसा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है? सही जवाब हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब है आपका भाभर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, भाभर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पर अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, तमिलनाडु। आगे देखते हैं। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब आपका कास्ट प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 14वें का। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। राइन नदी का उद्गम किस पर्वत की श्रृंखला से हुआ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट से। ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्लैक फॉरेस्ट। 15वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग जो भी जवाब पूछ रहे हैं कमेंट में बताते रहिए। भारत सरकार अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो
किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा आपका 14 दिनों के अंदर वापस किया जाना चाहिए। नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, 14 दिन का राज्यसभा को टाइम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी सही है आपका 19वीं का, 28 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका केवल विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल विधानसभा में। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान की वह कला दोनों है, यह किसका कथन है? तो यह वक्तव्य आपका मार्शल के है, सर जॉन मार्शल के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सही सुमेलित करना है आपका। योजना दिया है और उसका कार्यक्रम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्रथम योजना जो है वो आपका सामुदायिक विकास से संबंधित था, सामुदायिक विकास से संबंधित था। द्वितीय में आपकी तीव्र औद्योगिक थी, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, औद्योगिक विकास किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपको आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया था। और पंचम योजना में आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था। डी से मिला देंगे, डी का चौथे से मिला देंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने का एक अधिकार किसे प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, केंद्रीय बैंक। आगे देखते हैं 24वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? सही जवाब हो जाएगा आपका अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अचल संपत्ति। बी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, भूमि विकास बैंक। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है आपका ओलोरीकल्चर। तो इसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। ऐसे ही पूछा जाए सब्जियों का अध्ययन किसमें किया जाता है तो वो भी आपका ओलोरीकल्चर ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। मानव शरीर में यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुर्दा के द्वारा। आगे देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? सही जवाब है आपका ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ से, ट्रिप्सिन। 29 क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन का शुद्ध रूप आपका हीरा है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सही सुमेलित करना है। इकाई दिया गया और राशि दिया गया है। तो आपका जूल किसकी इकाई है? कार्य की इकाई है जूल, जूल कार्य की इकाई है। तो यहाँ पहले का आपका तीसरे से मिलाएंगे। एम्पियर किसकी है? तो एम्पियर आपकी विद्युत धारा की है। वाट किसका है? तो वाट आपका सामर्थ्य का है। अब वोल्ट आपका विभवांतर का है। इस तरह से मिल जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 31वें नंबर का क्वेश्चन आपका मैथ है। तो मैथ का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन और आंसर पीडीएफ के साथ मिलेगा। टेलीग्राम को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि मैथ पढ़ाने के लिए हमारे पास अभी सिस्टम नहीं है, इसलिए हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ इसका आंसर इसके साथ मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, उसे भी देख लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर की तरफ आते। अब क्वेश्चन 66 से लेकर 70 तक गद्यांश दिया गया है। थोड़ा बड़ा गद्यांश है तो हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। गद्यांश है आपका। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसके शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी।
उसे युद्ध कौशल सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उसके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्यबोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल का प्रयास किया गया है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोग को रोजगार उपलब्ध हो सके। ये था आपका गद्यांश, शिक्षा से संबंधित था। अब इससे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आपका भारत था। ऑप्शन नंबर ए सही है, जैसा कि आप लोग गद्यांश में पढ़ चुके हैं, भारत था। आगे कुछ देखते हैं। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, किस पर देती थी? तो विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर ध्यान देती थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थी के व्यवहारिक ज्ञान पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से दिया गया नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, सही जवाब हो जाएगा आपका, शिक्षार्थियों को रोजगार मिल सके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को रोजगार मिल सके। आगे देखते हैं। पुस्तकीय में शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब हो जाएगा आपका ई हो प्रत्यय है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ई प्रत्यय है। आगे देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है हुई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पित्रानुमति में आपका पितृ धन अनुमति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ और शैलजा दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची शैलजा नहीं, सिर्फ शैल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका दीन हीन एक दूसरे के विलोम नहीं है, क्योंकि दीन और हीन का दोनों का मतलब एक ही होता है। बाकी मेहमान मेजबान दोनों एक ही है। नेकी बदी आपका विलोम है, सर्द गर्म दोनों एक दूसरे के विलोम है। आगे देखते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका वह जो कम खर्च करता हो वह अपव्ययी नहीं, वह मितव्ययी होता है। जो अधिक खर्च करता हो वह अपव्ययी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी डी वाला जो सही है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो तीन तीन शब्द दिए गए, इसमें से कौन है जो इसमें सभी के शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चाय, शराब और छाछ तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि चाय पी जाती है, शराब भी पी जाती है, छाछ भी पी जाती है। देखिए, दूध पिया जाता है, घी खाया जाता है, तेल लगाया जाता है। इस तरह से हम आया आई से रिलेट कर सकते हैं। शब्द बोलकर ही ज़्यादातर स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ में आ जाते हैं। अब 76 से लगकर 78 तक गद्यांश और दिया गया है। इस गद्यांश को भी हम लोग देख लेते हैं। गद्यांश दिया गया है। ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होते है। आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्यार्थ और द्वेष के कारण साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते कि वहाँ की कहाँ सुनने वाले मिले, अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। सही बात दिया गया है। आगे देखते हैं। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
या पीछे हट रहे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। इस तरह से आपका गद्यांश था। उसके बाद क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ईर्ष्या का काम क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका, ईर्ष्या काम आपका जलाना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जैसा कि आप लोग गद्यांश में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका लक्ष्य। ध्येय का अर्थ लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, गद्यांश के ज़्यादातर क्वेश्चन सही दिशा में ही बात करते हैं, तो आप गद्यांश न पढ़ते हुए भी कुछ क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या हुई है इसमें? तो खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है, खिल्ली उड़ाई गई है ईर्ष्यालु व्यक्तियों की। आगे देखते हैं, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 69 है। तो फिजूल खर्च करने वाला आपका अपव्यय होता है और कम खर्चने वाला करने वाला आपका मितव्ययी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो ईर्ष्या आपका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सही जवाब हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा आपकी बहत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका एक संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है। आगे देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। आगे देखते हैं, किस प्रथम भारतीय महिला ने ओलंपिक गेम्स में पदक जीता था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था भारोत्तोलन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, किस नदी में बाढ़ आने पर केदारनाथ की तरह तबाही आई थी? सही जवाब हो जाएगा आपका मंदाकिनी नदी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंदाकिनी नदी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका सीतापुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीतापुर। माफ कीजिएगा, थोड़ा शोर हो रहा था, थोड़े ऑडियो को आप लोग कंट्रोल कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर बी, मिन्स्क। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी सही है, नए राज्यों का प्रवेश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सही सुमेलित करना है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो देवा शरीफ दर्शनीय स्थल है और स्थान दिया गया है, तो देवा शरीफ है आपका। तो यह कहाँ लगता है आपका? बहराइच में लगता है। और सैयद गाजी दरगाह आपका देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है, सैयद गाजी दरगाह बहराइच में लगता है, महर्षि दधीची आश्रम आपका सीतापुर में, और श्रृंगार ऋषि मंदिर आपका फर्रुखाबाद में है। तो ऑप्शन बी, इस तरह से सभी मिल रहे हैं आपके। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जिले में सरयू नहर का राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। ऑप्शन ए सही है, बलरामपुर में। आगे देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आयरन मैन ट्रायलान को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका श्रेयस होसूर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, श्रेयस होसूर। आगे देखते हैं, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडिया सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद एफसी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड बनी है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? सही जवाब हो जाएगा आपका पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सैन्य खर्च मामले में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, तीसरा मिला है। आगे देखते हैं,
हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बनी है? तो सही जवाब देख लेते हैं इसका। सही जवाब हो जाएगा आपका 98 क्वेश्चन का इंडिगो बनी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इंडिगो। आगे देखते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? सही जवाब हो जाएगा आपका दानिश सिद्दीकी जी को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? सही जवाब हो जाएगा आपका सिंथिया रोसेन जवेक को मिला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग उसके बाद आंसर को मिला सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसका सुधार भी कर लेंगे। यहाँ से आप लोग आंसर को मिला सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।